आज मैं आप लोगों को 12 क्लास का जो मॉडर्न फिजिक्स है इस मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो 12 क्लास का जो मॉडर्न फिजिक्स है वो चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग समझते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स होता क्या है। पहले तो मॉडर्न फिजिक्स जो है एक फिजिक्स का पार्ट से भाग है, फिजिक्स का एक भाग है। हम लोग 19वीं सदी और 20वीं सदी की बात करें अगर, तो 20वीं सदी में या 20वीं सदी से जो 20वीं सदी से जो फिजिक्स में जो भी डेवलप किया गया, जो भी थ्योरी लिखा गया, जो भी चीज़ों का रिसर्च हुआ गया, वो सारे चीज़ को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में डालते हैं। और 20वीं सदी से पहले का जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल अभी मैं चैप्टर की बात करूंगा, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 20वीं सदी से जो फिजिक्स में डेवलप हुआ है, फिजिक्स में जो अध्ययन किया गया, जो नया नया थ्योरी का प्रतिपादन किया गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स तो 12 क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में जो 12 क्लास के 12 चैप्टर है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल का मतलब होता है दो, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और मैटर का मतलब होता है आपका पदार्थ, यानी कि पदार्थ के, ठीक है, दोहरी प्रकीर्णन या विकिरण एवं द्रव्य, द्रव्य मतलब यह पदार्थ, ठीक है, विकिरण एवं द्रव्य की द्विप्रकृति, मतलब द्विप्रकृति क्या है, जिसके पास दो नेचर हो। जैसे कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसके पास दो नेचर होते हैं, उसमें कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो कुछ अच्छा गुण हो गया, वो हो गया पहला नेचर, और बुरा गुण भी हो गया, वो हो गया आपका दूसरा नेचर। इस तरह से फिजिक्स का जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थ के पास दो नेचर होता है। क्योंकि पदार्थ जो होता है किसी कणों से मिलकर बना हुआ। इससे पहले हम लोग इतना जानते थे कि पदार्थ जो बनते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ के पास कण के साथ साथ क्या तरंग भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके पास दो नेचर की बात कहा जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, मतलब पदार्थ की जो द्विप्रकृति का जो परिभाषा है उसका क्या होगा, ठीक है। तो इसमें इसका परिभाषा जो है ये बोल सकते हैं, पदार्थ के पास अगर दो नेचर हो, पदार्थ के पास अगर दो अगर गुण हो, ठीक है, दो अगर गुण हो, उसके बारे में बताना क्या कहलाएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहलाएगा। ये शॉर्टकट आम भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। और किताबी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि पदार्थ में दो तरह के गुण, पहला गुण के नाम होगा कण, दूसरा क्या तरंग, दोनों हो तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बोलेंगे, ठीक है। इनके पदार्थ के पास अगर दो गुण हो, पहला गुण क्या होगा, पदार्थ एक कण है, ठीक है, दूसरा गुण क्या है, पदार्थ एक तरंग है। तरंग जो होता है जो ऊपर नीचे गर्त करता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का परिभाषा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पदार्थ जो है अब तक जो हम लोग पढ़ के चुके थे, पदार्थ एक ऐसा चीज होता है जो कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ये कहता है कि पदार्थ जो होता है आपका, उसके पास दो गुण हो सकता है, एक होता है कण, दूसरा होता है तरंग, ठीक है। चलो हम अगला बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे। तो जैसे लाइट का जो सोर्स है, ये लाइट का जो सोर्स है इस तरह से आ रहा है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये तरंग है, ये क्या आपका तरंग है। इस तरह से क्या गर्त करता हुआ, ये सब क्या आपका तरंग है। जैसे पानी भी इस तरह चलता है, या पानी के अंदर एक पत्थर को फेंकते हैं तो वहां पे इस तरह का पानी का क्या बनता है, चारों तरफ से एकदम गोल 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 गोल, एक ऊंचा भाग एक नीचा भाग होता है, उसको तरंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइट में भी इस तरह का क्या होगा, एक तरंग होता है, तो इसको तरंग माना। और लाइट जो बने होते हैं छोटे छोटे फोटोन के कणों से मिलकर बने होते हैं, और उस फोटोन का कुछ मास होता है, एनर्जी होता है, और उसी के बारे में बोलता है कि प्रकाश का जो कण है, एक प्रकार का वो फोटोन है, और वो फोटोन जो है वो उसके पास दो नेचर होता है, एक होता है आपका क्या तरंग, दूसरा क्या था उसका पार्टिकल्स, इस तरह से, ठीक है। ये जब प्रकाश का क्या ये फोटोन है, ठीक है। तो फोटोन एक एनर्जी का रूप है, जब हम अगले वाले टॉपिक में, इसके बाद वाले टॉपिक में समझेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि लाइट के पास लाइट जो बने हुए हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, छोटे पैकेज से बना होता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और फोटोन के पास एक प्रकार का दो नेचर होता है, लेकिन ये किसके अनुसार, डी ब्रोगली का अनुसार बोलता है कि ये पदार्थ के पास दो नेचर होता है, इनके पास इसके पास भी दो नेचर होता है। इस तरह से हम लोग ये भी चीज समझ सकते हैं कि
इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, दो नेचर होता है। जैसे समझ सकते हैं डी बोल का आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर इसमें रहता है, जैसे इसको ऊर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या पर कण है, इसका मास भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जैसे हम लोग रेडिएशन या हीट देंगे तो जो निकलेगा इस तरह से ऊपर नीचे गत करता हुआ निकलेगा। तो इसको भी एक प्रकार का जो है ना, डी ब्रोगली ने कहा कि ये भी एक प्रकार क्या है, कण है, और ये तरंग भी है, इसके पास कण भी है, तरंग भी है। तो ये बात आपको समझ में आएगा कि प्रकाश और ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये द्विव्यवहार करता है। इसके पास दो व्यवहार है, इसके पास दो विहवर है, ठीक है। तो द्विव्यवहार में से एक विहवर का नाम क्या होगा, वेव्स, दूसरा विहवर का नाम क्या होगा, पार्टिकल्स, ठीक है। हम आगे और बात करते हैं इसी पर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का जो सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली थ्योरी ने दिया था। डी ब्रोगली थ्योरी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा जो मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक पार्ट्स होगा, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने दिया था कितना ईस्वी को, 1900, देखिए 1924 में, ठीक है। 1924 की बात करें तो कितना कौन सा सदी में आता, 20वीं सदी की 19वीं सदी में, ठीक है। एक से लेके जो 100 साल का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 19वीं सदी। इसी तरह से जो 1000 से लेके 1100 का जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 12वीं सदी बोलेंगे। इस तरह से 1900 से लेके, ठीक है, 2000 का 20 का जो क्या होता है आपका समय होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 20वीं सदी। तो ये वाला थ्योरी किस में रिसर्च हुआ था, 20वीं सदी में। इसलिए इसको हम लोग किस थ्योरी के अंतर्गत मानते हैं, या किस में मानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इसको मानते हैं। तो ये जो है पदार्थ के जो ड्यूअल नेचर का मैटर के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दिया था, डी ब्रोगली ने। इसको एक थ्योरी भी अलग से हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कि मॉडर्न फिजिक्स का जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है वो क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में जिसका नाम है फोटोन, जिसका नाम है फोटोन को परिभाषित करें तथा उसके गुणों को लिखे, ठीक है। मतलब फोटोन क्या है उसको परिभाषा भी करना होगा, उसके पास क्या होगा गुण, उसके पास जो गुण होगा उस गुण को भी क्या करना होगा, लिखना होगा। आप उसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, ये 2 नंबर पूछेगा ही पूछेगा, भी क्वेश्चन है, दम भी हमारा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को इसी रूप से पूछ सकता है, ठीक है। विकिरण या रेडिएशन का क्वांटम के सिद्धांत को लिखे, मतलब रेडिएशन का क्वांटम के सिद्धांत को लिखे। तो रेडिएशन क्या है उसके बारे में समझ सकते थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोटोन क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो अगर बात करें ये रेडिएशन और किसके बारे में, रेडिएशन और फोटोन के बारे में, तो ये मैक्स प्लैंक नामक एक वैज्ञानिक था, उसने दिया था, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, तो उसने ये कहा था जो प्रकाश जो आते हैं हम लोगों के पास, प्रकाश जो आते हैं हम लोग के पास वो किस में, एक रेडिएशन फॉर्म में आता है, या लाइट या हीट की बात कर ले तो किस फॉर्म में आता है, रेडिएशन फॉर्म में आता है, ठीक है। तो कहते हैं चलो ये ठीक है, रेडिएशन अगर है, रेडिएशन जो अगर है तो ये रेडिएशन किस चीज से मिलकर बना होता है, या लाइट की बात कर ले तो लाइट जो है ये किस चीज से मिलकर बना होता है। तो मैक्स प्लैंक ने कहा था जो लाइट जो बना होता है वो फोटोन से बना होता है। किससे बना होता है, फोटोन से। तो फोटोन क्या है, ठीक है। तो फोटोन क्या है तब बोल सकते हैं, जब ये समझते थे कि लाइट किससे बना होता है, फोटोन से। अब आपको पूछेगा फोटोन क्या है, ठीक है। तो फोटोन को हम लोग बोल सकते हैं जो लाइट जिन छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों से बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं या फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो फोटोन के पास एनर्जी होता है एच म्यू, क्या होता है, एनर्जी होता है एच म्यू। एच क्या है आपका बताएंगे, ठीक है, म्यू क्या आपको बताएंगे, एच न्यू, ठीक। तो हम लोग अब समझते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, जो प्रकाश जो बने होते हैं एक छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेज से बना होता है, और उस ऊर्जा के पैकेज को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। एक फोटोन में ऊर्जा कितना होता है, एच म्यू। डायरेक्टली आपको ये पूछेगा कि एक फोटोन का ऊर्जा कितना होता है, तो कितना होगा, एच, या तो म्यू एच या तो एच म्यू, इस तरह का आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो आप अभी इसको हम डिस्कस कर देते हैं। पहला क्या है, मैक्स प्लैंक के क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार। अब क्वांटम क्या है, क्वांटा का मतलब होता छोटा, क्वांटम जो है ना एक ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट लिया गया तो उसी को क्वांटा कहा गया, ठीक है। मतलब क्वांटा का मतलब है कि एक ऊर्जा का पैकेट। जिस तरह से हम लोग बात कर ले एक पार्ले जी का कार्टून की बात करें तो पार्ले जी कार्टून के अंदर एक पॉलिथीन होता है, पॉलिथीन के अंदर फिर क्या होता है, पार्ले जी की छोटे छोटे पैकेट होता है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्वांटा,
और पूरा कार्टून को बोल सकता हूँ क्वांटम। ठीक है, तो यहाँ बात समझ में आया। तो मैक्स प्लैंक के क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के बंडलों के बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो हमारे पास सन से लेकर हमारे पास आती है, ठीक है, तो छोटे छोटे ऊर्जाओं का पैकेट है, वो पैकेट को लेकर आते हैं, उस पैकेट का नाम है, उस पैकेज का नाम है क्या है, फोटोन है। समझ में आएगा होगा आप लोगों को कि प्रकाश के पास एक छोटे छोटे ऊर्जा का क्या होता है, रूप होता है, और उसी का नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटोन बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटोन बोल सकते हैं। तो फोटोन अब यहाँ पे क्या बन गया, आपका एक पार्टिकल्स बन गया, इसके पास ऊर्जा कितना होगा, एच म्यू। तो एक फोटोन के पास एच म्यू होता है, एन फोटोन है तो एन एच न्यू हो जाएगा, एन एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और प्रत्येक फोटोन के एनर्जी को प्रकाश की आवृत्ति का सीधा समानुपाती होता है। मतलब प्रकाश जो छोटे छोटे एनर्जी के बंडल से बना होता है, और उस बंडल का हम फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन का जो एनर्जी होगा, जो ऊर्जा होगा, वो प्रकाश की आवृत्ति का सीधा समानुपाती होगा। मतलब जितना आवृत्ति ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगा, जिसमें आवृत्ति कम होगा उसमें क्या होगा, कम एनर्जी होगा। ठीक है, यही आपका क्वांटम का विकिरण का क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको प्लैंक मैक्सवेल का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि ई बराबर, ई क्या है आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ई बराबर समानुपाती न्यू, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू, है ना, इसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, तो न्यू क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1/T होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग इस समानुपाती को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। इस कांस्टेंट का नाम होगा क्या जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मान बिल्कुल क्या है, फिक्स है, 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये कैसे आएगा आपको दिखा सकते हैं, तो आपको बात समझ में आएगा। आप यहाँ बोल सकते हैं ये जो न्यू है इसका नाम क्या है, न्यू, म्यू नहीं, न्यू, म्यू आपका होता है ऐसे। ठीक है, ये न्यू है, म्यू नहीं है। ये क्या आपका प्रकाश का आवृत्ति, प्रकाश का आवृत्ति, आवृत्ति इनके इसका फॉर्मूला, आवृत्ति को हम लोग एफ से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू बोलेगा, 1/T क्या होता है, टी होता है। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, आपका प्लैंक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना, 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। कभी कभी इसके ऐसे मात्रा पूछेगा, कभी कभी इसका डायमेंशन पूछेगा। तो डायमेंशन क्या होता है, बहुत आसान है, ये डायमेंशन पूछता बोले एच प्लैंक कांस्टेंट का जो नियतांक है उसका डायमेंशन कितना होगा। तो डायमेंशन आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जूल है तो जूल का क्या होगा, कार्य, तो कार्य का डायमेंशन होता है mLT-2। और क्या आपका समय का डायमेंशन कितना होगा, t, तो मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, mL2T-1। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक फोटोन का कण का ऊर्जा इतना होगा, तो n फोटोन अगर मेरे पास है तो कितना होगा, n से गुना हो जाएगा। एक फोटोन का ऊर्जा अगर h न्यू है तो दो फोटोन का क्या हो जाएगा, 2h न्यू हो जाएगा, तीन फोटोन का 3h न्यू हो जाएगा, n फोटोन है तो nh न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्लैंक कांस्टेंट का मान और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बहुत भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो ये अगर फॉर्मूला कैसा है, ये चेक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि h का मान जो है ना कैसे आया, h का जो ऐसे मात्रा जूल सेकेंड कैसे आया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, h न्यू इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा, एनर्जी का ई, एनर्जी का ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पर अगर एच रखते हैं तो ऊपर जाता है ई, नीचे आता न्यू। अब यहाँ से इसका हो जाएगा जूल, और इसका क्या होता है, आवृत्ति का ऐसे मात्रा 1/सेकंड होता है। ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, जूल सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जूल सेकंड आ जाएगा। आप सबको पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, आप पीडीएफ से आप उसको नोट कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है उसी का कि फोटोन के गुण, फोटोन के गुण भी लिखने के बाद फोटोन के गुण क्या होता है। तो एक बात बताइए, जो फोटोन होता है ये प्रकाश के ऊर्जा के रूप में होता है, इनके जो प्रकाश जितना स्पीड से चलेगा वो भी फोटोन भी क्या होगा, उतना स्पीड से चलेगा। इनकी प्रकाश, इनके फोटोन का जो होगा प्रकाश की स्पीड से चलता है। इनके फोटोन का स्पीड और प्रकाश की स्पीड दोनों बराबर है। कहने मतलब मेरे पास अगर
कोई सामान अगर है तो हम जितना स्पीड से चलेंगे वो सामान भी उतना स्पीड से चलेगा। इसका मतलब ये है कि प्रकाश के जो कण है, तो प्रकाश जो आ रही है तो वो सभी कान एक साथ में आ रही है, तो सभी कान के पास ऊर्जा है, तो ऊर्जा भी उतना स्पीड से ही चल रहा है। ठीक है। दूसरा यह है कि प्रकाश के पास ऊर्जा होता है, प्रकाश पर ऊर्जा होता है, नो डाउट, लेकिन प्रकाश को रेस्ट में, उसका रेस्ट मतलब विराम में, उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब यह है कि प्रकाश को अगर हम लोग मान के चलिए एक सोलर पैनल जो प्रकाश के अकॉर्डिंग काम करता है, उसमें अगर प्रकाश को डालेंगे तो वो प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। वो प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। लेकिन उसी प्रकाश को अगर मैं तराजू में डालूंगा या किसी मापने वाला यंत्र में डालूंगा तो उसमें कुछ माप बताएगा, माप बताएगा, बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं, माप बताएगा, नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, उसका मास रेस्ट में कितना होता है, 0 होता है, इसलिए माप नहीं बताएगा। और उसी प्रकाश को हम लोग सोलर पैनल में डालेंगे या तो सोलर, जब का सोलर लगा होता है उसमें डालेंगे, तो वहां से कुछ ना कुछ ऊर्जा आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसके पास ऊर्जा तो होता है लेकिन उसके पास मास नहीं होता है। समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब। ठीक है। अगला बात है कि फोटोन विद्युत का उदासीन होता है। कहने मतलब फोटोन जो है, फोटोन के पास नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। उदासीन कहने मतलब अगर मान के चलिए इसके पास प्लस माइनस 2 चार्ज अगर है तो दोनों का नेट चार्ज कितना आएगा, 0। इनके फोटोन के पास चार्ज कितना होता है, 0। विद्युत का उदासीन मतलब फोटोन के पास टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। और एक के बाद ये तो चौथा जो आपका पॉइंट है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि फोटोन का ऊर्जा आवृत्ति का सीधा समानुपाती होता है। फोटोन का ऊर्जा आवृत्ति का सीधा समानुपाती है। ये वाला डायरेक्टली पूछता है। एनर्जी वाला आवृत्ति मतलब न्यू, एनर्जी बराबर ई न्यू, ये दोनों समानुपाती होता है आपस में। ठीक है। ये सारी चीज क्या था आपका, फोटोन का गुण था। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछने का चांसेस तो ज्यादा है। आप उसको बहुत अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा, समझ लेना है, उतर के याद कर लेना है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ छुटा हुआ, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। सपोज दैट ये अगर क्या है, ये अगर कोई धातु अगर है, कोई धातु, कोई मेटल अगर है ना, अब इसमें प्रकाश को डालेंगे, प्रकाश को अगर डालेंगे तो उससे क्या होगा, प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा, उसको हम लोग एच म्यू होगा उसके अंदर। तो एच म्यू इसको जाने के बाद यहाँ से इस धातु के सतह से, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगा, बाहर निकाल लेगा। और बाहर निकालने की जो घटना होगा इसे हम क्या बोलेंगे, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से समझ सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे कोई हम लोग प्रकाश या कोई किरण या कोई हीट डालेंगे इसमें, तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आपतित फोटोन या प्रकाश, आपतित फोटोन या प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ सतह पर पड़ती है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसे, है ना, तो इसे इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो इसे इलेक्ट्रॉन इमिशन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। इस तरह से एच म्यू क्या है, एनर्जी है, यानी कि एक क्या है, फोटोन है। जैसे इस धातु के सतह से पड़ेगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में हीट को बांटने का कोशिश करेगा। जैसे इसको अगर मैं यहाँ गर्म करूंगा तो यहाँ का हीट यहाँ चली जाएगा, यहाँ का हीट यहाँ चली जाएगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मोशन है वो बहुत अनशन होने लग जाएगा और उसके दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, सतह को छोड़कर बाहर आ जाएगा, सतह को छोड़कर बाहर आ जाएगा। यही आपका जो लॉ है क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलो हम लोग अगले की बात करते हैं, कार्यफलन। अगला क्या आपका, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। ठीक है। तो वर्क फंक्शन को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। वर्क फंक्शन जो होता है, जैसे आप ये बात तो समझ में आ गए होंगे आपको कि कोई भी अगर धातु अगर है, उस धातु में जैसे ही क्या होगा, फोटोन पड़ेंगे, जैसे ही क्या पड़ेंगे, फोटोन पड़ेंगे, यानी कि एच में ऊर्जा पड़ेंगे, तो उसके अंदर क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा।
तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये समझ सकते हैं, जब लोहे को ज्यादा गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इतना अंतशन गति होने लगता है कि वो अपने पकड़ छोड़ देता, मतलब इसको फाड़ फूड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने आ जाएगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है या कार्यफलन है, जिसको हम लोग हिंदी में कार्यफलन बोलते हैं, कार्यफलन, और इसमें बोलते हैं वर्क फंक्शन, में क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में वर्क फंक्शन क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन जो होता है, जैसे यहाँ प्रकाश को छोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है, उसे उस धातु का वर्क फंक्शन कहा जाता है। सबका अलग अलग होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है, जितना ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एमिशन में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग आवृत्ति डालेंगे तो अलग अलग आवृत्ति का इलेक्ट्रॉन निकालने का क्षमता अलग अलग होगा। अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश को अगर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे डालेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, 100 भी निकल सकता है, 10 भी निकल सकता है, 100 भी निकल सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना का प्रक्रिया क्या कहलाएगा, इमिशन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। वहां पे आप 1 निकालो, 100 निकालो, लाखों निकालो, करोड़ों निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया को क्या, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाएगा। लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। ये बहुत ही क्वेश्चन है, आपको इस बार याद करके ही जाना होगा, बोर्ड एग्जाम में आना ही है, कोई मिस ना करे ये सब चीजों को। तो चलिए वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ देख लीजिए। वर्क फंक्शन क्या है, आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है। बहुत भी है, आप लोग भी मार लीजिएगा। परिभाषा लिखा हुआ आपको कुछ देर पहले आपको समझा है, और वही परिभाषा आपको यहाँ पे मतलब किताबी तरीके से लिखा हुआ अपनी आम भाषा में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी भी धातु के पृष्ठ मतलब सरफेस से, सतह, ठीक है, पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है, जितना एनर्जी या ऊर्जा, जितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं, फाई, ठीक है। और ये जो एनर्जी होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसका एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट एक प्रकार क्या है, जूल ही है। इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है, एक तरह का जूल, मतलब एक कार का ही आशय मात्रा का इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। और कैसे होता है अगर समझना है तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो वोल्ट पढ़े हैं V बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो वोल्ट पढ़े तो इसका फॉर्मूला क्या, W बटे क्या, क्यू पढ़े, ठीक है। W बटे क्यू पढ़े। ये जो W बटे क्यू आपका है, W क्या होगा, वर्क, और V क्या होगा आपका, वोल्ट, और क्यू क्या आपका चार्ज। यही चार्ज अगर बराबर एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो W बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, W इंटू V, ठीक है। तो इसका ऐसे मतलब कितना आ जाएगा, जूल। यहाँ से हम क्रॉस गुना करते हैं तो क्या होगा, W बराबर V इंटू क्यू, और V और क्यू का वैल्यू कितना, क्यू का वैल्यू क्या, ई डाल देते हैं, तो यहाँ पे कितना, इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब एक चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये आपका हो गया जूल, और ये क्या है आपका वोल्ट, कैसे मतलब वोल्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो कार्य है, ये कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल भी होता है और इलेक्ट्रोवोल्ट भी होता है। कार्य कैसे मतलब जूल भी होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट भी होता है। ये छोटे मात्रा में इसको प्रयोग में लाया जाता है। अगला अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं, तो देख सकते हैं वर्क फंक्शन में किस चीज करते हैं हम लोग, फाई से। किस चीज करते हैं हम लोग, फाई से। और आपको ये बात ही बता दिए, वर्क फंक्शन का जो कार्य होगा वो किस में होगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में होगा। किस में होगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में होगा। इधर क्या आपका धातु है, इधर क्या आपका धातु है, और इधर क्या है इसका ऊर्जा है, ठीक है। इधर क्या आपका ऊर्जा है, किसमें, ईबी में, ई मतलब इलेक्ट्रोवोल्ट में, कितना है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। इसका नाम है सीजीएम। इसका नाम क्या है, सीएस का मतलब हो गया आपका सीजीएम। सीजीएम का जो इलेक्ट्रोवोल्ट, सीजीएम का जो ऊर्जा होगा, सीजीएम को जो वर्क फंक्शन होगा, कितना होगा, 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होगा, 2.14
2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रा होता है? कार्य का। तो वर्क फंक्शन वेक्टर कार्य ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोवोल्ट आपका जो है, ठीक है, ये किसका है? सीजीएम का है। अब सीजीएम में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, सीजीएम में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वहां पे आपको कितना 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट कार्य करना होगा, तभी वहां पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या आता है आपका? के। पोटेशियम का सिंबल क्या आता है आपका? के। तो उसका जो इलेक्ट्रोवोल्ट होगा कितना होगा? 2.30 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होगा? 2.30 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तीसरा आपका है सोडियम। तो सोडियम का जो क्या होगा वर्क फंक्शन होगा कितना है आपका? 2.27 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इससे कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, अगला आपका कैल्शियम। कैल्शियम में क्या 2.20 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। अगला आपका 3.20, कैल्शियम का क्या होगा? 3.20 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। अगला आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका 4.25 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। 4.25 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। अगला आपका कॉपर। कॉपर का क्या होगा? कॉपर का आपका जो हो जाएगा 4.65 इलेक्ट्रोवोल्ट। और आपका Hg पारा, पारा का आपका हो जाएगा 4.49 इलेक्ट्रोवोल्ट। 4.49 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईबी या भी। ठीक है, अब आप बात करें जो सीजीएम। जो सीजीएम है, सीजीएम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है, सबसे कम। आपको में पूछेगा सीजीएम का वर्क फंक्शन कि इनमें से किसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, तो लिखा रहेगा आपका सीजीएम। और आपका प्लेटिनियम। प्लेटिनियम तो समझते आप लोग। ठीक है, प्लेटिनियम का वर्क फंक्शन सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। प्लेटिनियम का वर्क फंक्शन सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण हम यहीं तक आज रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आगे वाला पार्ट्स को बताएंगे और आप बने रहेंगे मेरे साथ, ताकि आपका जो मॉडर्न फिजिक्स का जो क्वेश्चन है एक भी ना छूटे। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आपको थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर का पूछता है। यहाँ से भले ही लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछता होगा, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर मिला के आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, आपको लगभग 20 नंबर का यहीं से आपको पूछा जाएगा। इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आप पूछिएगा यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो सारा क्वेश्चन क्वेश्चन है, पूछता ही है। मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जिसके कारण उसको मजबूरों को देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग अगला क्लास में इसको हम लोग आगे की जो कार्यक्रम है स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत।